Hello, Dandies. Welcome to your SST session. Today, we are doing the rise of nationalism in Europe, and we'll try to keep it under 30 minutes. So, without further ado, let's get started. My name is Asmita, your mentor here at Vedantu, and the chapter starts with this very famous depiction or vision which the French painter Frederic Seurat wanted for the world: democratic and social republics. So basically, आपने नाइन्थ में अपना फ्रेंच रेवोल्यूशन तो पढ़ा ही है. उसमें आपने सीखा था कि कैसे फ्रेंच फिलोसोफर्स और थिंकर्स का एक नया आइडिया था कि व्हाट नेशन स्टेट्स शुड लुक लाइक, और जो पावर है वो शिफ्ट हो रही थी फ्रॉम द हैंड्स ऑफ monarchs or the landed aristocracy to the working class, the general population, the masses. Excuse me. So yeah, ये shift यहाँ पर आपको देखने को मिलता है where you see basically countries जिन्होंने अपनी national identity establish कर ली है. You have to remember कि दुनिया को अभी हम जिस तरीके से देख रहे हैं और countries को अभी हम जिस तरीके से जानते हैं, उस टाइम पे वो वैसी नहीं थी. सो यूरोप में अगर आपको पता है कि इटली एक कंट्री है, जर्मनी एक कंट्री है, फ्रांस एक कंट्री है, तो उस टाइम पे ये हाल नहीं था. बहुत फ्रैगमेंटेड था. इन कंट्रीज के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग लोगों के अंडर, अलग अलग या तो मोनार्क्स के अंडर या फेडरेशंस के अंडर आते थे. एंड सो यू कैन नॉट इमेजिन दैट वर्ल्ड लाइक यू इमेजिन द करंट वर्ल्ड. लेकिन उस ही दुनिया से आज की दुनिया बनी है, और ये जो कंट्रीज एस्टैब्लिश हुई है एक कॉमन सेंटिमेंट, एक कॉमन फाउंडेशन, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे, ये जो है वो सारा ये नेशनलिस्टिक आइडेंटिटी से ही निकल के आया है. तो अब हम देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऑलरेडी इसको बना लिया था. बहुत हद तक फ्रांस में ये आइडिया आ चुका था और उनको यूनाइट किया था उनके सिंबल्स ने, जैसे कि जो ट्राई कलर फ्लैग है उसने. जर्मनी में ये आइडिया धीरे धीरे आ रहा था, और आप देख सकते हैं कि ये सब लोग अपने फ्लैग्स को लेकर मार्च कर रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ओर, जिन्होंने चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन पकड़ा हुआ है. और साथ ही में ऊपर आप देख सकते हैं कि ऑब्वियसली यूरोप वाज क्रिश्चियन डोमिनेटेड, सो एंजल्स एंड गॉड इज ब्लेसिंग दिस इंटायर मूवमेंट, दिस यूटोपियन विजन. अब यूटोपिया का मतलब होता है एक ऐसी दुनिया जो बहुत आइडियलिस्टिक है बट इम्पॉसिबल है. यूटोपिया का ऑपोजिट डिस्टोपिया होता है, जहाँ पे सब कुछ बर्बाद हो रहा है, गड़बड़ हो रही है. सो ये एक यूटोपियन विजन है, और ये ही सुरो चाहते थे कि अचीव करें. एंड दिस बेसिकली सम्स अप नेशनल आइडेंटिटी क्या होती है. एंड द फ्रेटर्निटी दैट यू कैन सी हियर, एक ब्रदरहुड, एक फ्रेटर्निटी, द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी फॉर ऑल, these were the basic foundations. और इन्हीं सब वैल्यूज पे एक नेशनलिस्ट आइडेंटिटी यूरोप में बन रही थी. नाउ आइडिया ऑफ अ नेशन क्या है, इसमें हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस पता होनी चाहिए. नेशन स्टेट, वन इन विच पीपल नॉट रूलर्स शेयर अ कॉमन आइडेंटिटी इन हिस्ट्री. ये इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि यही आइडिया ऑफ अ नेशन स्टेट बाद में हमारी तरफ भी आता है. इंडिया कि जब नेशनलिस्ट मूवमेंट होती है तो भी ये आता है. तो एक जो लोगों ने हिस्ट्री में साथ में किसी चीज के लिए लड़ाई की है, साथ में उन्होंने कुछ पाने के लिए कुछ मूवमेंट चलाई है, दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट ब्रिंग अ पीपल टुगेदर, अ शेयर्ड हिस्ट्री, अ शेयर्ड वैल्यू सिस्टम. नॉट नेसेसरीली कि मैं एक राजा हूं, मैंने अब ये लैंड ले लिया, मैंने लड़ाई करके वो लैंड ले लिया, अब हम सब एक नेशन है. इस आइडिया से ज्यादा जो लोग उस नेशन में रह रहे हैं उनको क्या आपस में जोड़ता है. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ लैंग्वेज और रिलीजन की बात भी नहीं है कि कॉमन लैंग्वेज हो गई, कॉमन रिलीजन हो गया, उससे लोग जुड़ गए. बहुत जगहों पे डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग भी जुड़े हैं बिकॉज ऑफ अ सेंस ऑफ शेयर्ड हिस्ट्री. दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. दैट्स व्हाट मेक्स अ नेशन स्टेट. एंड दिस वाज फोर्ज्ड थ्रू स्ट्रगल बाय लीडर्स एंड कॉमन पीपल. तो एक हम लोगों ने लड़के अपनी ये आइडेंटिटी बनाई है, इसीलिए हमारे पास आज एक नेशन है. दिस इज द आइडिया बिहाइंड अ नेशन स्टेट. नाउ अर्नस्ट रेनन, अ वेरी पॉपुलर French thinker, he in a very famous speech and essay
defined a nation as a result of shared past and will to live together. तो एक है कि हमने past में साथ में कुछ किया था जिस वजह से आज हमारे जो circumstances है वो इस तरीके से है और हम चाहते हैं साथ में आगे भी रहना. Next is a nation's existence as a daily plebiscite. Plebiscite मतलब will of the people. ये जो exactly यहाँ पे लिखा हुआ है. Plebiscite means it's upon the people of the country whether or not, or of the nation whether or not they want to live together with this identity. Alright? So it is their decision. And यही plebiscite एक वोट भी बन जाता है अब डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, जब एक जगह के लोग वोट करते हैं कि वो क्या चाहते हैं अपने स्टेट के लिए या अपने देश के लिए, बेस्ड ऑन सॉलिडारिटी नॉट रेस लैंग्वेज एंड रिलीजन. तो ये सॉलिडारिटी जो है वो इसीलिए नहीं आती क्योंकि हम सेम एथनिसिटी के, हम सेम भाषा बोलते हैं, हम सेम धर्म को मानते हैं, नहीं, वो एक शेयर्ड पास्ट से आती है और एक इच्छा से आती है कि हम साथ रहना चाहते हैं. दीज आर द बेसिक्स ऑफ द आइडिया ऑफ द काइंड ऑफ नेशनलिज्म दैट वाज राइजिंग इन यूरोप एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड इट ऑल. ये सब कुछ यूरोप में शुरू ही हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन के वजह से, इसीलिए कहते थे, कहा गया था कि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है. नाउ इन 1789 द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैपेंड, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म. इधर से जो आइडियोलॉजी, जो थॉट प्रोसेस निकली वो पूरे यूरोप में फैली, जिस वजह से जो जैकबिन्स फ्रांस में थे, ऐसे जैकबिन क्लब ऑल ओवर यूरोप बने और इन्हीं आइडियाज के बल पर बाकी यूरोप ने भी सोचा कि हमें भी अपना नेशन चाहिए. एंड some of the symbols that came out of the French Revolution, la patrie, which is the fatherland, and the citoyen, the citizen. तो पावर किसके पास आ रही है? कॉमन मैन के पास आ रही है. ट्राई कलर फ्लैग ने रॉयल फ्लैग को रिप्लेस किया. ये अगेन हर कंट्री में आप देखोगे या हर कंट्री की मूवमेंट में देखोगे कि लोग जब फ्लैग एस्टैब्लिश करते हैं वो अपनी नेशनल आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर रहे हैं. एक नेशनल असेंबली इलेक्ट हुई एक्टिव सिटीजन्स द्वारा. यूनिफॉर्म लॉज, वेट्स एंड मेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन आया. इससे क्या होता है? ट्रेड आसान हो जाता है. फ्रेंच बिकेम द डायलेक्ट. इनफैक्ट पेरिस की जो डायलेक्ट थी वो एक कॉमन लैंग्वेज हो गई ताकि कुछ भी लिटरेचर या कुछ भी इंफॉर्मेशन जा रही है वो एक कॉमन लैंग्वेज में लोगों तक पहुंच सके. सॉरी. नेक्स्ट, the French Revolution and the idea of the nation. Again we're continuing with the same thought कि जो revolutionaries थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग ने फ्रांस में एस्टैब्लिश कर दिया है नेशनलिज्म. नाउ वी विल टेक इट थ्रू आउट यूरोप और हर जगह यूरोप में भी एस्टैब्लिश करेंगे, जिस वजह से जैकबिन क्लब्स हर जगह हुए. अब जब नेपोलियन पावर में आया, नेपोलियन अनडिड a lot of what the French Revolution did. So काफी चीजें, especially in terms of political equality, liberty, काफी कुछ नेपोलियन ने ले लिया and he did become a ruler with consolidated power. लेकिन in terms of economics and administration, there were a lot of things that Napoleon introduced which worked in France's favor. अब नेपोलियनिक कोड में जो बर्थ द्वारा प्रिविलेजेस दी जाती है वो अबॉलिश हो गई, which means that anybody could do anything and they were not tied down by the fact that they were born in a particular family. Equality before law establish हुआ, right to property secure हुई, and uniform laws, common currency, efficient administration in conquered territories. ये इसीलिए भी किया गया क्योंकि इन सब चीजों की वजह से नेपोलियन को लगा कि उसका ही स्ट्रॉन्ग होल्ड ज्यादा बनेगा. अगर आप बहुत टिरानिकल हो जाओगे, अगर आपकी इकोनॉमी ठस पड़ रही है तो लोग खुश नहीं रहेंगे. लोग खुश नहीं रहेंगे तो सबसे पहले किसके पीछे पड़ते हैं? लीडर के पीछे ही पड़ते हैं. नाउ पहले तो नेपोलियन वाज वेलकम्ड, बट एज यू नो लेटर ही वाज अगेन क्रिटिसाइज्ड, स्पेशली ड्यू टू द वॉर्स, जिस वजह से अगेन काफी लोगों ने समर्थन देना बंद किया. नाउ नेशनलिज्म का जो ये आइडिया है वो यूरोप में कैसे फैला? सबसे पहले तो ऑब्वियसली नेपोलियन और उसकी आर्मी जब यूरोप में अलग अलग जगहों को जाके कॉन्कर कर रही थी, उनके थ्रू फैला. अब ये देखो कि कुछ फॉरेन लोग अगर आपकी टेरिटरी में आते हैं तो अब तो हम उसको एज एन एक्ट ऑफ हॉस्टिलिटी देखेंगे कि ये हमारा लैंड कॉन्कर करने आया, हमारे सॉवरेनिटी पे क्वेश्चन कर रहे हैं.
पर आपको ये समझना है कि उस टाइम पे बहुत सारे जो यूरोपियन जगहें थी वो किसी ना किसी डिस्पोटिक या टिरेनिकल रूलर के अंडर ही थी, और जो फ्रेंच आइडिया ऑफ नेशनलिज्म था उसको एक आइडियल माना जाता था और लोग उस तरफ जाना चाहते थे, वो चाहते थे क्योंकि उनके लिए वो लिबरेशन थी। तो अब जब फ्रेंच आर्मी आ रही है आपके पास एक लिबरेशन का जरिया आ रहा है फ्रॉम योर ओन टिरेनिकल रूलर्स, तो इस वजह से दोज आर्मीज वर वेलकम्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स। लेकिन जब किसी को भी अनचेक्ड पावर दी जाती है, इतिहास गवाह है कि वो एक्सप्लॉइट ही करता है इस पावर को। तो जब फ्रेंच आर्मीज ने, नेपोलियन आर्मीज ने भी एक्सप्लॉइट किया इस पावर को, तो लोगों ने उनके अगेंस्ट भी आवाज उठाई। अब यूरोप में व्हाट वाज द sort of social structure like? The aristocracy versus the new middle class. Aristocracy जिसको हम as nobility भी जानते हैं, ये वो सोसाइटी का हिस्सा थे जिनके आप मानो जनरेशन से उनके हाथ में वेल्थ आ रही है, उनके बाप दादाओं ने स्टेट्स बनाए थे, उनके पास टाइटल्स थे, उनके पास पैसा ही पैसा था, वही पैसा जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा है। काफी लैंड उनके हाथ में है, बड़े बड़े एकड़ों लैंड एस्टेट्स उन्होंने बनाए हुए हैं, साथ ही सिटीज में भी उनके बहुत एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये एरिस्टोक्रेसी जो थी वो नंबर में कम थी, पॉपुलेशन कम थी उनकी, लेकिन पावर कुछ ज्यादा ही थी उनके पास, स्पेशली क्योंकि कितना रियल एस्टेट उनके हाथ में था। सो लैंड ओनिंग एलीट मोस्टली स्पोक फ्रेंच, कनेक्टेड बाय मैरिज। अब ये ऑब्वियसली अपनी सोशल क्लास को इंटैक्ट रखने के लिए शादी भी आपस में ही कराते थे। तो देवर ऑल ऐसा नहीं है कि आप किसी लोअर क्लास को एरिस्टोक्रेसी में ला पा रहे हो थ्रू मैरिज, बिकॉज दैट वाज लुक्ड डाउन अपॉन। पेजेंट्री जो थी वो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी। साथ में ही बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंग्लैंड में हुई, अ न्यू मिडिल क्लास वाज कमिंग अबाउट, स्पेशली जो मर्चेंट्स एंड बिजनेसमैन थे उनके वजह से। एंड जो वर्किंग क्लास है वो भी एस्टैब्लिश हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, वर्कफोर्स की जरूरत पड़ी अलग अलग फैक्ट्रीज में, तो वर्किंग क्लास एस्टैब्लिश हुई और एक लिबरल मिडिल क्लास जो फाइनेंशियली थोड़ा अच्छा कर रही थी अपने आप के लिए, एंड दे हैड ऑटोनॉमी बिकॉज दे वर नॉट डिपेंडेंट ऑन द अरिस्टोक्रेसी कि ये लोग हमें लैंड देंगे तो हम वहां पर खेती बाड़ी करके कुछ कर पाएंगे। दे हैड अदर मीन्स ऑफ अर्निंग, एंड सो लिबरल मिडिल क्लास was coming about, जिसमें industrialists, businessmen और professionals थे। So this is sort of what the society looked like, and the revolution mostly started with this liberal middle class. Then we have the idea of liberal nationalism. Liberation मतलब Latin root से आता है जिसका मतलब freedom होता है। तो liber free, liberalism means having freedom in all फंक्शंस ऑफ सोसाइटी, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो। तो पॉलिटिकल है फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, यानी कि एक कोई राजा नहीं बैठा हुआ है जिसने जो बोल दिया वो होगा, हमसे भी पूछो कि हम क्या चाहते हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम मतलब ट्रेड करने के लिए आपके पास फ्रीडम है, कोई बैरियर्स नहीं है, फ्री मार्केट्स है, अजीबोगरीब टैरिफ्स एंड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सफरेज, राइट टू वोट, सफर से कंफ्यूज मत करना कि कोई सफर कर रहा है तो सफरेज है, नहीं, सफरेज मींस द राइट टू वोट। सो अब जो सफरेज थी, एज यू नो, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे थोड़े टाइम के लिए वो नॉन लैंडेड लोगों को भी मिली, मेल्स को मिली, बट देन नेपोलियन ने वो भी रिवोक कर दिया था। सो इट वाज लिमिटेड टू प्रॉपर्टी ओनिंग मेन, women and men who did not own property were excluded from voting. ओके, एंड जो नेपोलियनिक कोड था उसने रिवर्स किया काफी जैकोबिन एरा यूनिवर्सल मेल सफरेज को। अबॉलिश हुई थी स्लेवरी ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियनिक कोड में वो भी रिवर्स कर दिया गया क्योंकि इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्लेव ट्रेड पर डिपेंडेंट थी। और इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या, डिमांड फॉर यूनिफाइड मार्केट्स एंड फ्री ट्रेड्स। एक और इशू उस टाइम पे ये था कि आपके जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट थे वो अलग अलग तरीके से डिफाइंड थे, तो कहीं पे कोई कुछ मान रहा है, कहीं पे कुछ मान रहा है, इस वजह से काफी प्रॉब्लम हो रही थी ट्रेड करने में। तो इसको भी लेटर ऑन ये लोग यूनिफाई करते हैं टू मेक इट इजी, विच इज द ज़ोल्वेरीन, which
1837 में आया था, विच वॉज द कस्टम्स यूनियन. प्रशिया ने फॉर्म किया था इसको, और मोस्ट जर्मन स्टेट्स इसका पार्ट बन गए थे. तो टैरिफ बैरियर्स हटे, करेंसीज 30 करेंसीज थी, तो कंफ्यूजन हो रहा था किसका एक्सचेंज कैसे करना है, तो उसको 2 करेंसीज में कर दिया. एक कॉमन सिस्टम बनाया यूनिट्स और मेजरमेंट का. इकोनॉमिक नेशनलिज्म को इनकरेज किया, जिस वजह से पॉलिटिकल यूनिटी भी बनी लोगों में. And Frederick List said it would bind Germans economically into a nation if ये सारे जो जर्मन स्टेट्स है, जर्मन आइडेंटिटी क्या है, जो जर्मन लैंग्वेज बोल रहे हैं, जिनका शेयर्ड कल्चर है, शेयर्ड फोकलोर है, शेयर्ड लिटरेचर चलता आ रहा है, वो सारे जो अलग अलग बटे हुए हैं, उनको अगर आपस में इकोनॉमिकली ट्रेड करने को मिलेगा तो उससे थोड़ी उनकी और बॉन्डिंग बनेगी. एंड फाइनली हम लोग एक यूनिफाइड जर्मनी जिसको इमेजिन कर रहे हैं वो बन पाएगा. वो अलग बात है कि प्रशिया रहा नहीं, बट वो बाद में होगा. अभी हम 1800s में है. ऑलराइट, नाउ अ न्यू ओके, तो अब ये लिबरलिज्म था. लिबरलिज्म का ऑपोजिट क्या होता है? कंजर्वेटिज्म. लिबरल, कंजर्वेटिव, ये जो टर्म्स है ये आज की पॉलिटिक्स में भी यूज होती है, सो यू शुड नो व्हाट दे मीन. ना जो कंजर्वेटिज्म था, these were people who wanted things to remain as they were. इतना फ्रीडम नहीं देना चाहते थे somewhere, क्योंकि वो लोग उन लोगों को एक तरीके से पावर भी कंसोलिडेट करनी थी. बट दे ऑल्सो अंडरस्टूड दैट यू कैन नॉट गो बैक टू द ओल्ड सिस्टम कि हम एक राजा को बैठा देंगे, उस हिसाब से चीजें नहीं चल पाएंगी. सो दे वांटेड टू प्रिजर्व ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस बट मॉडर्नाइज देम टू द एक्सटेंट कि इतना बैकलैश ना मिले उन सिस्टम्स को. तो द कांग्रेस ऑफ वियना इन 1815 which was hosted by Metternich. He was a very famous conservative, German conservative, Austrian diplomat. Austria में he hosted this Congress of Vienna. इसने सबसे पहले तो जो बर्बन डायनेस्टी थी, आपको याद होगा लुई 16 से he belonged to the बर्बन डायनेस्टी, वो वापस रिस्टोर की फ्रांस में, जो redrew the boundaries to contain France and अलग अलग जगहों को अलग अलग लैंड दे दिया गया. Netherlands with Belgium in the north, Genoa added to Piedmont in the south, Prussia got territories on western frontier, Austria got northern Italy, Russia got Poland, Prussia got Saxony. ठीक है, तो ये arbitrarily by people in power बहुत टाइम से डिसाइड हो रहा है कि किसका कौन सा लैंड किसको बिलोंग करता है. ये लड़ाइयाँ आज भी चलती आ रही हैं, उस टाइम पे भी चलती थी. तो कांग्रेस ऑफ वियना में ये डिसाइड हुआ था कंजर्वेटिव्स द्वारा. अब आते हैं रेवोल्यूशनरीज. अब जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने लिबरलिज्म के अगेंस्ट जाकर काफी चीजों को बैन कर दिया. आप लिबरलिज्म को अगर फैलाना चाहते हो, अभी भी आप ये अपने अराउंड ऑब्जर्व कर सकते हो, सबसे अच्छा तरीका है थ्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच. चाहे आप कुछ पब्लिश कर रहे हो, अब हमारा सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट कर रहे हो, उस टाइम पे पैम्फलेट्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, इन सारी चीजों के द्वारा आप लोगों तक अपनी आइडियोलॉजी पहुंचा सकते थे. तो सबसे पहली चीज होती है कि वो बैन कर दो, वहां पे उन रिस्ट्रिक्शंस लगा दो ताकि ये आइडियोलॉजी ही लोगों तक ना पहुंचे, लोगों को पता ही नहीं चलेगा, तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे. तो काफी चीजें इस तरीके से बैन होने लगी, जिस वजह से जो रेवोल्यूशनरीज थे अब वो ओपन में अपने आइडियाज नहीं डिस्कस कर सकते थे, अब उनको सीक्रेट सोसाइटीज बनानी पड़ी. काफी सारी सीक्रेट सोसाइटीज बनी 1815 के बाद. उसमें से जुजेप मजीनी, very very famous revolutionary, he founded Young Italy and then he went on to become the founder of Young Europe. He wanted democratic republics in unity. So basically बहुत liberal mindset था, और जो conservatives कर रहे थे उसके against जाने के लिए he had to form secret societies. Inspired nationalist movements in Germany, Switzerland and Poland. And Metternich called him the most dangerous enemy of social order. अब Metternich की आइडियोलॉजी एकदम दूसरी तरफ है, मजीनी की आइडियोलॉजी एकदम दूसरी तरफ है, इसीलिए Metternich called him the most dangerous enemy of social order. इसमें कोई सही गलत, ये टोटली आपकी अपनी आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता है, बट हिस्ट्री गवाह है that Mazzini is still remembered as one of the biggest revolutionaries. Now in 1830, the age of revolution has started across Europe. So 1830 में
क्या क्या हुआ? पहले फ्रांस इन जुलाई 1830, बर्बन किंग्स की एक हिस्ट्री थी कि ये जो है डेस्पोटिक है, इन्होंने इतने साल राज किया है, वो सेंटिमेंट था। तो बर्बन किंग वाज ओवरथ्रोन, किसको बिठाया गया? लुई फिलिप बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। बेल्जियम ब्रोक अवे फ्रॉम नेदरलैंड्स। एंड सबसे बड़ी फाइट जो यूरोप में हुई वो ग्रीस की हुई। अब आप एकदम ही पुराने हिस्ट्री याद करोगे तो ग्रीक माइथोलॉजी आपको शायद याद आए, ग्रीक थिएटर याद आए, ग्रीक फिलोसोफर्स आपको याद आएंगे लाइक एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस. So Greece had a very rich cultural identity, and all of that was sort of taken away जब Greece came under Ottoman control. As you know, the Ottoman Empire was a Muslim empire. तो अब ग्रीस को अब लगा कि हमारा टाइम आ गया है रिक्लेम करना अपनी आइडेंटिटी को, और इसका यूरोप ने बहुत ओपनली समर्थन किया बिकॉज जो ग्रीक कल्चर था उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है यूरोपियन थॉट में, इनफैक्ट दुनिया भर में. सो यूरोपियंस जो एंशिएंट ग्रीक कल्चर को एडमायर करते थे उन्होंने सपोर्ट किया. वन ऑफ द सपोर्टर्स वाज आल्सो वेरी फेमस पोएट लॉर्ड बायरन. He raised funds, he joined the war, he died in the war, and Treaty of Constantinople in 1832 was signed, जिसमें Greece became independent from the Ottoman Empire. So again an example was set for Europe कि अगर आप चाहो तो आप अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ सकते हो और अपनी फ्रीडम क्लेम कर सकते हो. अब एक तरफ पॉलिटिक्स चलती है दुनिया में, एंड अगेन यू शुड ड्रॉ पैरेलल्स विद प्रेजेंट डे लाइफ एज वेल. पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी, उसमें शायद हमारा डायरेक्ट इम्पैक्ट उतना ज्यादा ना हो. काफी लोगों को समझ में नहीं आएंगी बात, बहुत लीगल कॉन्टेक्स्ट में बात करो, बहुत जार्गन यूज करके बात करो तो समझ में ही नहीं आएगी. जनता के दिल तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचोगे? आज हमें पता है कि आप गाना बना दो, मूवी बना दो, रील बना दो तो वो जनता तक पहुंच जाएगा. तो उस टाइम पे क्या था? लिटरेचर था, लोग पढ़ते थे, पेंटिंग्स थी, और इन सब चीजों के थ्रू लोगों का जो नेशनलिज्म है वो जगाने की कोशिश की जा रही थी. और इस पूरे मूवमेंट को आर्ट में, लिटरेचर में रोमांटिक एरा बोलते हैं, रोमांटिसिज्म. सो ये कल्चरल मूवमेंट था जिसमें इमोशन, फोक कल्चर और हिस्ट्री के थ्रू लोगों को याद दिलाया जा रहा था कि उनकी आइडेंटिटी क्या है. इसके कुछ फेमस एग्जांपल्स जोहान गॉटफ्रीड हर्डर ने फोक्सगाइस्ट, which is national spirit in German, इसको थ्रू फोक सॉन्ग्स एंड पोएट्री जगाने की कोशिश की. और एक फ्रांस का थोड़ा दबदबा भी बन गया था एज यू अंडरस्टैंड, क्योंकि फ्रेंच आइडियल्स को बहुत ऊंचा माना जाता था, तो लोग थोड़ा इन्फ्लुएंस थे उस कल्चर से, तो सब फ्रेंच बोल रहे हैं, फ्रेंच कल्चर को ज्यादा मान रहे हैं अपने कल्चर से. तो एक ये जर्मन कल्चर का रिवाइवल इस रीजन से भी हुआ था कि हम लोग फ्रेंच नहीं है, हम लोग जर्मन है. ग्रिम ब्रदर्स, ग्रिम की जो ग्रिम स्टोरीज हैं ये बहुत फेमस है, अभी भी हम पढ़ते हैं, हैंसल एंड ग्रेटल फॉर एग्जांपल. तो ग्रिम ब्रदर्स दे ट्रैवल्ड एवरीवेयर और उन्होंने जगह जगह कोनों से जर्मन फोक टेल्स इकट्ठा की और लोगों तक पहुंचाई, उनको याद दिलाने के लिए कि ये हमारा शेयर्ड कल्चर है, हमारा शेयर्ड पास्ट है. पोलैंड में भी एक नेशनल आइडेंटिटी रिवाइवल हो रहा था थ्रू म्यूजिक, लैंग्वेज. Poland, as you saw here, let's go back and remember so that we don't forget. Russia got Poland, है ना? Congress of Vienna. So, अब the Russian language and Russian culture was being imposed on Poland, और लोगों को वहां पे पेनलाइज किया जा रहा था, पनिश किया जा रहा था अगर वो रशियन में नहीं पढ़ा रहे. रशियन को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी थी, पर लोगों के रेजिस्टेंस का तरीका यही था कि हम पोलिश में बात करेंगे, हम पोलिश यूज करेंगे. इनफैक्ट चर्च में भी हम लोग अपने जो सरमन्स हैं वो पोलिश में देंगे. तो ये जो पूरा रोमांटिसिज्म है, मूवमेंट है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस थ्रू आर्ट्स एंड culture, which is very strong. It resonates quite strongly with the common people, जो शायद मोटी मोटी किताबें पढ़ के लॉ, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स ना समझ पाए. All right. फिर हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट. जब भी आम जनता परेशान होगी, कभी ना कभी अपराइजिंग होगी.
फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी यही देखने को मिला था। तो अब क्या हो रहा है, पॉपुलेशन सर्ज हुई है अर्ली 19th सेंचुरी में। पॉपुलेशन जब जब बढ़ती है द इकोनॉमी कांट कीप अप, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी बढ़ गया। हार्वेस्ट बार बार खराब होने की वजह से लोगों के पास खाने को नहीं था, जो मिल रहा था मार्केट में वो बहुत महंगा हो गया। 1845 में सेलेस्टियन वीवर्स ने एक रिवोल्ट किया कि वो अपना कॉटन वीव कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, पर उनको वेजेस बहुत कम मिल रही है। सो दे वेंट एंड फॉट कि कॉन्ट्रैक्टर्स से हमें ज्यादा वेजेस चाहिए, लेकिन इस रिवोल्ट को भी कर्ब कर दिया गया थ्रू द हेल्प ऑफ ट्रूप्स एंड आर्मी। इन 1848 पेरिस में फूड शॉर्टेजेस हो गई, जिस वजह से सारा गुस्सा किस पे निकला, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क लुई फिलिप पे निकला। He was forced to flee and a republic was established, and again universal male suffrage and right to work was established. So this happened in 1848. Finally जो नेपोलियन ने रिवर्स किया वो वापस आया। बेयर इन माइंड कि औरतों को अभी तक सफरेज नहीं मिली है, वो इक्वालिटी की लड़ाई अभी काफी टाइम और चलेगी। So in 1848, the revolution of the liberals takes place. Middle class liberal revolts in German, in Italian, Australian states. Frankfurt Parliament एक establish होती है in 1848, जिसमें 831 elected representatives St. Paul Church में मिलते हैं in Frankfurt. They draft a constitution for German nation headed by a constitutional monarch. They offer the crown to King excuse me, King Frederick William IV of Prussia, but he refuses. पार्लियामेंट फेल हो जाता है, मास सपोर्ट नहीं मिलता है, और अरिस्टोक्रेसी एंड आर्मी बोथ वेरी स्ट्रांग इसको अपोज करती है, सो नथिंग कम्स ऑफ इट। लेकिन द रेवोल्यूशन कंटिन्यूज। वुमेन का रोल भी था रेवोल्यूशन में, उन्होंने एसोसिएशंस बनाए, न्यूज़पेपर्स, प्रोटेस्ट, सब कुछ का वो हिस्सा थी, लेकिन सफरेज उनको नहीं अलाउ की। इवन इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट दे वर अलाउड इनसाइड, बट ओनली एज ऑब्जर्वर्स। ओके, नाउ पोस्ट 1848 मोनार्कीज ने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। क्यों किए? लोगों को एक बिस्किट देने के तरीके से कि हम ये कर देते हैं, लोग खुश हो जाएंगे, तो फिर वो हमारे अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेंगे। मोनार्कीज को भी रियलाइज हुआ कि अनचेक्ड पावर अब उनके हाथ में नहीं रह सकती। सो दे अबॉलिश सर्फडम, जो सर्वेंट्स हैं, स्लेव्स हैं जो काम कर रहे हैं, वो अबॉलिश कर दिया ताकि लोगों को फेयर वेजेस मिल सके। इससे उनको लगा कि लोग खुश हो जाएंगे और मोनार्की को अपोज नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट है, हंगरी गॉट ऑटोनॉमी इन 1867। तो नाउ अब हम देखेंगे बेसिकली 3 नेशंस कैसे बने, एक जर्मन यूनिफिकेशन, एक इटली, और ब्रिटेन का हो चुका था बट थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे। सो 1848 के फेलियर के बाद जो लीडरशिप है, क्योंकि वो फेल हो गई फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, सो इट वेंट टू प्रशिया। Otto von Bismarck, the Prime Minister of Russia, he led the unification. तो ये 3 important wars हैं, ये आपको डेट्स याद रखनी है, ठीक है, और किसने किसको डिफीट किया वो याद रखना है। फिर क्या होता है 18 जनवरी 1871 में केजर विलियम वर्साई। अब ये आप सोचोगे वर्साई कहाँ से आ गया, तो दिस पार्ट ऑफ व्हाट इज नाउ फ्रांस, क्योंकि पैलेस ऑफ वर्साई फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ चुके हो, दिस वाज अंडर प्रशियन कंट्रोल। तो इन द पैलेस ऑफ वर्साई केजर विलियम को एम्परर बनाया जाता है। Strong centralized state, modernized currency, banking, legal and judicial systems. An idea of unified Germany starts from here. इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, इसमें आपको 3 लोगों का नाम बेसिकली याद रखना है। एक तो मजीनी को आप ऑलरेडी जानते हो, जुजेप मसीनी है, एक जुजेप गारिबाल्डी है। सो गारिबाल्डी वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, साथ में विक्टर एमानुअल टू, एंड यू हैव कपूर। सो हियर यूनिफिकेशन से पहले इटली वाज ऑल ओवर द प्लेस, बहुत सारे हिस्से हो रखे थे, 7 स्टेट्स थे। सिर्फ सार्डिनिया पियडमोंट में एक इटालियन किंग था, बाकी में तो एथनिकली कोई इटालियन भी रूल नहीं कर रहा था, कहीं कोई स्पेनिश रूल कर रहा था, कहीं पोप रूल कर रहा था, अलग अलग कंट्रोल में थे सब लोग। सो नाउ नॉर्थ ऑस्ट्रियन कंट्रोल, सेंटर
जो पोप कंट्रोल करता है, एंड साउथ वाज बर्बन रूल. मजीनी एडवोकेटेड फॉर द रिपब्लिक ऑफ इटली, ये फेल हुआ. Victor Emmanuel II in Piedmont led the unification with Cavour, who was the prime minister. Cavour formed a diplomatic alliance with France. Australia defeat हुआ in 1859. Giuseppe Garibaldi with his army of red shirts, these were just volunteers, उन्होंने साउथ इटली एंड टू सिसिलीज को कॉन्कर किया 1860 में. ये सारी टेरिटरी विक्टर इमैनुअल II के पास गई. किंगडम ऑफ इटली बना, रोम ने ज्वाइन किया, और फाइनली इटली एज वी नो इट वाज यूनिफाइड. फनी बात ये है कि व्हेन गैरिबाल्डी वेंट टू ऑल द वे टू द साउथ और लोगों को बोलना शुरू किया कि आओ हम लोग आप लोग, व्हाई आर यू बीइंग रूल्ड बाय स्पेनियर्ड्स, वी शुड ऑल बी रूल्ड बाय इटालियंस, वी शुड ऑल कम टुगेदर. विक्टर इमैनुअल के बैनर के अंडर जब लाने की कोशिश की तो लोगों को पता ही नहीं था कि इटालिया क्या है. They thought Italia was the name of Victor Emmanuel's wife. So, very, very all over the place Italy was, but through the efforts of these people, it was unified, and now, as we know it, it exists. ब्रिटेन का स्ट्रेंज केस थोड़ा सा देखना, समझना बस ये जरूरी है कि ब्रिटेन में कोई रेवोल्यूशन नहीं आया, बहुत टैक्टफुली एंड ग्रेजुअली ब्रिटेन वाज यूनिफाइड. एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में हो चुकी थी. इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को एक बनाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना. इंग्लैंड हमेशा से डोमिनेट करता है, इस वजह से बहुत लड़ाइयां हुई, आज तक होती है, ठीक है. तो स्कॉटिश कल्चर, आयरिश कल्चर के ऊपर हमेशा इंग्लैंड ने डोमिनेट करने की कोशिश की. आयरलैंड में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स दोनों सेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी वर डिवाइडेड. एक रिवोल्ट हुआ था बाय वुल्फटॉन, बट वो क्रश हो गया. आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801. एंड जो ब्रिटिश सिंबल्स है, यूनियन जैक जो उनका फ्लैग है, उनका जो नेशनल एंथम है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है और जिस तरीके से बोली जाती है, उसने डोमिनेट किया है, आज तक करता आ रहा है स्कॉटिश और आयरिश कल्चर के ऊपर. ये जानना जरूरी था बस इन द केस ऑफ ब्रिटेन. नाउ वी जस्ट रैपिंग अप. तो एक चीज जो ऑब्जर्व की गई है कि आर्टिस्ट ने हमेशा नेशंस को एज फीमेल्स पर्सोनिफाई किया है. इसको एलिगरी बोलते हैं. एक तो मैरियान थी फ्रांस की, नॉट बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर हिस्टोरिकल फिगर या कुछ भी, जस्ट द आइडिया ऑफ अ नेशन. जैसे भारत माता है वैसे ही मैरियान एंड जर्मानिया. एंड अलग अलग सिंबल्स दिए गए थे इन फिगर्स को, अलग अलग चीजों को सिंबलाइज करने के लिए. तो यहाँ पे रेड कैप, ट्राइकलर, कॉकेड, एंड यहाँ पे ओक लीव्स का क्राउन पहनाया था जर्मानिया को, स्ट्रेंथ सोर्ड दी गई है. सो ये अलग अलग चीजों से बेसिकली अपने जो नेशन के उनके अलग अलग आइडियल्स थे उनको पर्सोनिफाई किया गया था और सिंबलाइज किया गया था. नाउ लास्टली नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म. इंपीरियलिज्म क्या है? जो अलग अलग कंट्रीज ने, स्पेशली वेस्ट से आई हुई कंट्रीज ने ईस्ट पे अलग अलग कंट्रीज पे राज किया हुआ था, उसको इंपीरियलिज्म बोलते हैं. लेट 19th सेंचुरी तक नेशनलिज्म अग्रेसिव और नैरो बन गया, यानी कि सबकी अपनी आइडेंटिटी कंसोलिडेट होने लगी. अब जो बाल्कन्स थे, जो स्लाविक नेशंस थे सारे, वो जैसे ही ऑटोमन एम्पायर खत्म हुआ, अब वो सारे एकदम से फ्री हो गए. पहले दे वर ऑल अंडर द ऑटोमन बैनर. तो नाउ, और क्या क्या आते हैं बाल्कन्स में? रोमेनिया, बल्गेरिया, ग्रीस, सर्बिया एक्सेट्रा, बहुत ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज. तो यहाँ पर अगेन लड़ाई शुरू हुई. एक तो दो चीजें हैं, एक उनका अपना सेल्फ आइडेंटिफिकेशन क्या होना चाहिए, वो लड़ाई चल रही थी, और दूसरा ये था कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज को लग रहा था कि हम किसका एडवांटेज उठा सकते हैं. और इन सब चक्करों में राइवलरीज शुरू हुई अलग अलग स्लाविक नेशन से की आपस में. एंड ऑब्वियसली यूरोपियन पावर्स गॉट इन्वॉल्व, क्योंकि उनको लगा कि हमारे पास जितने बाल्कन नेशंस होंगे उतना हमारा इन्फ्लुएंस यूरोप में ज्यादा होगा. एंड ऑल ऑफ दिस इवेंचुअली कल्मिनेटेड इन वर्ल्ड वॉर 1. बाकी जैसे इंडिया है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, देयर आर मेनी प्लेसेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो अभी इंपीरियल रूल के अंडर हैं. इनमें भी ये भी देख रहे हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है. नेशनलिज्म इवेंचुअली यहाँ तक भी पहुंचेगा. एंड जो पहला, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में मोनार्क वाज सीन एज द एनिमी, सो सिमिलरली हुएवर
has consolidated power is always seen as the enemy. तो यहाँ पर the imperial king or queen in India's case was seen as the enemy, and anti-imperialism was the basis for the national movements in all of these colonies. ठीक है? This is the end of the rise of nationalism in Europe. I have summarized everything that you need to know for you. If you found this helpful, don't forget to share the video with your friends, subscribe to the channel, like the video, and leave whatever feedback you have in the comments. I will see you soon. Till then, take care. Bye-bye.